आदाब, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं कुछ खास टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, पिछले जो कुछ वीडियोस मैंने बनाए, उन वीडियोस पे लोगों ने अपनी बहुत अच्छी राय दी और बहुत प्रोत्साहन भी दिया, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए। तो इसी तरीके का प्रोत्साहन आप लोग और अपना साथ बनाए रखिएगा और लगातार जो टॉपिक्स हैं उनको आप सुनिएगा, प्रोत्साहित कीजिएगा और उसको लाइक शेयर कीजिएगा पसंद आए तो, और अच्छा लगे तो उसको आगे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी क्रम में हम जो आज चर्चा करने के लिए आए हैं, एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है और इस पर बार बार जो है कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है और आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को के सामने मैं इसको लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक है सेकुलरिज्म, यानी पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सुनते हैं कि लगातार इसको लेकर कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता कभी हमारे संविधान नहीं बल्कि हमारे समाज का प्रमुख अंग नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये जो राजनीतिक बातें हैं, इनका वास्तविकताओं से ज़्यादातर कोई रिलेशन नहीं होता है, संबंध नहीं होता है और ये यूं ही हवा हवाई बातें की जाती हैं। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो हम सबसे पुराना जो इसका उदाहरण मिलता है वो हम मॉडर्न डायनेस्टी में अशोक के पिलर्स को देखते हैं। रॉक एडिक्ट वगैरह को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ 7वें अनुच्छेद में बताया गया है कि सभी धर्म के मानने वालों को राज्य में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। वो कहीं भी बस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद हम जब 12वें शिलालेख की तरफ आते हैं तो वहाँ रिलीजियस टॉलरेंस का एक बहुत ब्रॉड हमको पक्ष देखने को मिलता है, जिसमें कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के साथ सभी धर्मों को समान सम्मान देना और सभी धर्म के लोग को समान तरीके से उनका अलग अलग जगह पर बसना, उनको अलग अलग जो है स्थानों पर बस जाने की स्वतंत्रताएं प्राप्त थी और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान भी करता था। और जब हम इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसके बाद ये क्रम अलग अलग शासकों के दौर में बना रहा है। हमारे हर्षवर्धन के शासन काल में भी ऐसा था कि जो कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन, वो भी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे। और उस समय जो धर्म थे प्रमुख तौर पर, कुछ लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि उस समय तो सिर्फ एक ही धर्म था। दोस्तों, उस समय वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, शैव धर्म था, वैष्णव धर्म था। और उस समय आ, 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 इसके अलावा उस समय आजीवक संप्रदाय था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था। ऐसे बहुत सारे धर्म, इसके अलावा भी ब्राह्मण धर्म के अलग 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 रीति रिवाज अलग अलग लोगों के द्वारा माने जाते थे और उन सबके प्रति समान दृष्टिकोण राज्य का या लोगों का होता था। तो उसके बाद जब हम मध्यकाल में आते हैं तो हम सुलह कुल की नीति मुगल काल में देखते हैं। वो भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति है, जिसमें सभी लोगों का मिलजुल कर एक राज्य में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहने की बात कहा गया और ये नीति आगरा से प्रसारित हुई। तो अलग अलग दौर में ये हमारे इतिहास का प्रमुख अंग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि रिलीजियस टॉलरेंस और सेकुलरिज्म दो अलग अलग चीज़ें बताई जा सकती हैं कुछ विद्वानों के द्वारा। तो मैं बता दूं आपको कि जो रिलीजियस टॉलरेंस है ये इंडिविजुअल लेवल पर इसको काउंट किया जाता है, वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल लेवल पर रिलीजियस टॉलरेंस है, इसका सीधा संबंध होता है सेकुलरिज्म से। ये एक्चुअल में सेकुलरिज्म के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, पंथ निरपेक्षता के लिए एक तरह का गाइडेंस है, या यूँ कहें कि ये फाउंडेशन है उसके लिए। और सेकुलरिज्म का रास्ता रिलीजियस टॉलरेंस से होकर ही गुजरता है। तो ये तो थी इसकी एक छोटी सी रूपरेखा। और इस तरह की जो है हमें उदाहरण है सिर्फ
उत्तर भारत नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी ऐसे उदाहरण हैं जहाँ अलग अलग संप्रदायों को के साथ में बिना किसी भेदभाव के सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे, राज्य के हितों में अपना योगदान दिया करते थे, राज्य के विकास में अपना योगदान दिया करते थे, और राज्य उनके साथ बराबर समान तरीके से और व्यवहार करता था और उनका समान सम्मान किया करता था। तो ये जो बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म संविधान का अंग नहीं था, तो ये सेकुलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता हमारे यहाँ के हजारों सालों के शासकों की के चारित्रिक या व्यक्तिगत जो उनका जो रुझान था, जो हमारी परंपराएं जो थी, उसका एक अभिन्न अभिन्न अंग रहा है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा कि भारत भिन्न भिन्न धर्मों की जन्मभूमि रहा है और अलग अलग वर्गों के लोग भारत में लगातार आते रहे हैं और अपनी अपनी संस्कृतियों से यहाँ पर इस देश की खान पान, रहन सहन, संस्कृति, परंपराओं को जो है परिपूर्ण करते रहे हैं, उनमें अपना योगदान देते रहे, जो आज भी हम दे सकते हैं। क्योंकि भारत एक्चुअल में इट्स अ लैंड ऑफ माइग्रेट पीपल्स। एक्चुअल में जो बाहर से आए हुए लोगों ने ही भारत की धरती को बसाया है। यहाँ पे चाहे अलग अलग समय पे, चाहे आर्यों की बात करें हम, चाहे हम शकों की बात करें, चाहे हम पहलवों की बात करें, कुषाणों की बात करें, हुड़ों की बात करें, तुर्कियों की बात करें, है ना, यूनानियों की बात करें, अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के लोग आए और यहाँ बसे, इसको अपना देश बनाया, अपना घर बनाया और यहाँ आकर वो बसे, और आज वो अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के रूप में मौजूद हैं इसी धरती पे। तो दोस्तों, इतने बड़े विशाल देश में अलग अलग धर्मों के लोगों का होना और अलग अलग जातियों के लोगों का होना और अलग अलग रीति रिवाज के लोगों का होना, ये देश की मजबूती का परिचायक है, किसी तरीके से कमजोरी का घोतक ये नहीं है। तो इस संस्कृति को यदि हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो ये हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की परंपराओं को दुनिया के दूसरे देशों से, दूसरी संस्कृतियों से पूरी तरीके से अलग और अनोखा बनाती है। तो अगर हम इन सभी धर्मों को, इन सभी जातियों को, इन सभी वर्गों के लोगों को, और जो ये सभी बाहर से लोग आए हैं, जो इसे आज अपना देश मानते हैं, यहाँ रहते हैं और अपने अलग अलग कारोबारों के जरिए इस देश के विकास में अपना योगदान देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। और उन सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी पंथ से हो या धर्म से हो या किसी संप्रदाय से हो, उनके प्रति भी राज्य का एक सकारात्मक व्यवहार, एक सकारात्मक रवैया, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। और इसी परंपराओं को, चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पुराने जो शासक थे, हमारे जो प्रधानमंत्री वगैरह नेतागण थे, वो बहुत बुद्धिमान थे, बुद्धिजीवी थे। कभी भविष्य में इस तरह का कोई टकराव ना हो इस तरह की बातों को लेकर, इसलिए उन्होंने सेकुलरिज्म के शब्द को संविधान में समायोजित किया, उसका अंग बनाया, महत्वपूर्ण अंग बनाया, और आज वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का प्रमुख अंग है। और हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। तो भारत की प्राचीन परंपराओं को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने के लिए, उनकी एक छोटी सी जानकारी देने के लिए, और लोग उसके बारे में जानें, पढ़ें और समझें, संविधान निर्माताओं ने बड़ी समझदारी से उसमें बदलाव किए और उसमें उन चीज़ों को, सकारात्मक चीज़ों को समायोजित किया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बस यही मुझे डिस्कस करना था। अब उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस तरह के सवाल आएंगे आप उन पर जवाब दे सकते हैं। अगली बार हम फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे इसी तरह के टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।